हम इस वक्त तेलंगाना के मिजाज को समझने के लिए हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह हमारे साथ हैं। राजा जी, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। मैं समझता हूँ 2023 का जो चुनाव है गौशाला महल विधानसभा में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भगवा गौशाला महल विधानसभा में लहराएगा। बिल्कुल। तो इस बार क्या-क्या लग रहा है आपको, कौन से वादे होंगे, कौन सी चीज़ें होंगी? क्योंकि बार-बार ये कहा जाता है कि अगर एक बार, दो बार आप विधायक होते हैं तो तीसरी बार के लिए बड़ा टफ होता है। कई सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं जो आपके अपने होते हैं। उनको कैसे मना रहे हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी विधानसभा से विधायक हूँ जो कि 2 लाख हिंदू है और 2 लाख हिंदुओं का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मेरे ऊपर है और 25/7 हम लोग जनता की सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं। और अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर कोई हमें संपर्क करता है तो हम लोग बिल्कुल बुलेट लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके शॉप पहुंच जाते हैं, उनकी गली पहुंच जाते हैं, उनके मोहल्ले पहुंच जाते हैं। उस प्रकार से हम जनता की सेवा करते हैं। इसलिए 2014 हो, 2018 हो, अच्छी मेजोरिटी से हमारी जीत हुई और 23 में भी जीत होगी। सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि आप तो एकदम सही कह रहे हैं, आप जिस तरीके से लगे हुए हैं, आप स्टार प्रचारक की भूमिका में, फायर ब्रांड नेता के तौर पे माना जाता है तेलंगाना में बीजेपी के, आप चेहरे के तौर पे हैं। सरकार क्यों नहीं बना पाते हैं? देखिए, सरकार यहाँ पे नहीं बनने के थोड़े बहुत रीज़न है, लेकिन उन रीज़नों को अभी दरकिनारा कर रही है तेलंगाना की जनता। तेलंगाना की जनता अभी ये देख रही है कि भाई हमने कांग्रेस को 60 साल दिया है और टीआरएस को हमने 2 बार मौका दिया है। तेलंगाना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने का हमारे केसीआर का झूठा वादा फेल हुआ। बंगारू तेलंगाना तो नहीं बना, कर्जे वाला तेलंगाना हमारा तेलंगाना राज्य बन चुका है। जब तेलंगाना आंध्रा जब डाइवर्ट हुआ 2014 में तो 75,000 करोड़ रुपीस इन कांग्रेसियों ने तेलंगाना के ऊपर कर्जा छोड़ के गया। वो कर्जा कम होने की बजाय आज कितना बताया आपने? 75,000 करोड़ 2014 में कर्जा था, लेकिन आज 5 लाख करोड़ रुपए कर्जा हमारे मुख्यमंत्री केसीआर जी ने और उनके बेटे ने और उनके दबान ने कर दिया। पूरे कर्जे में डुबो दिया तेलंगाना राज्य को। तो इसलिए हम जनता को बार बार ये चीज़ पर फोकस डाल रहे हैं कि अगर तेलंगाना में सचमुच में अगर बंगारू तेलंगाना अगर बनना है और जो कर्जा जो हो गया वो कर्जा अगर खत्म होना है तो केवल केवल भारतीय जनता पार्टी से ही संभव होगा। डबल इंजन की अगर सरकार तेलंगाना में बनेगी तो डबल डेवलपमेंट होगा। ये हम जन जन तक लेकर जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2 बार रह चुके, जैसे आपने भी कहा, और तीसरी बार भी हम ही होंगे क्योंकि हमने एक ऐसी सरकार दी है जो अमन, चैन, सुख, शांति की सरकार है, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है, कहीं परेशानी नहीं है, और बार-बार उनका निशाना कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे होता है। एक तरफ जैसा आपने कहा कि वो कांग्रेस के लिए भी है, दूसरी तरफ वो बीजेपी के लिए भी कहते हैं कि बीजेपी दूसरे राज्यों की तुलना अगर तेलंगाना से करे, तो तेलंगाना में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, डेवलपमेंट आप हुआ है बोल रहे हैं, बिना केंद्र आशीर्वाद से कहाँ से डेवलपमेंट हुआ? मैं आज मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूँ। 9 साल में केंद्र सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना राज्य के विकास के लिए दिया है। क्या मुख्यमंत्री को बोलने की हिम्मत है? क्या आप असेंबली में तो झूठ बोलते ही है, लेकिन जनता में आप झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं किया? तो मैं आज मुख्यमंत्री को आपके चैनल से ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप डिबेट में आ जाइए। कौन से चौरस्ते पर आना चाहते हो बोलिए, या प्रगति भवन बोलिए, वहाँ आएंगे, या असेंबली में तो खैर असेंबली बंद है, चलो असेंबली के बाहर आ जाइए। हम केंद्र सरकार से जो बजट आया उसका हम प्रूफ लेके बैठेंगे। अगर केंद्र से फंड नहीं आया वो प्रूफ लेकर आप बैठो, मैं आज ही मेरा प्रचार बंद कर लूंगा और घर में बैठ जाऊंगा। आप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे रहे हैं बहस करने का। 100% मुख्यमंत्री केसीआर को बहस करने की खुली चुनौती दे रहा हूं। अगर वो कहते हैं कि केंद्र से सहयोग नहीं मिला तो मैं चैलेंज करता हूं, 9 लाख करोड़ रुपए का विकास तेलंगाना में केंद्र सरकार ने किया है और हमारे पास प्रूफ है किन किन साल में किन किन डिपार्टमेंटों को किस किस जिला को कितने करोड़ रुपए आए हैं। हमारे पास प्रूफ है। अगर मुख्यमंत्री में दम है तो आ जाए। राजा भाई, वो उनके गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ हम बीजेपी के पिच पे नहीं आने देते हैं, हम यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होने देते हैं, हमने यहाँ इस तरह का मैप बना रखा है, रोड मैप, कि चाह के भी बीजेपी अपने एजेंडा साबित नहीं करा पाती है। इस तरह हमारे गृह मंत्री जी को ये पूछना चाहूँगा कि आप जब से गृह मंत्री बने हो मर्डर का अड्डा बन चुका है तेलंगाना राज्य। हर 2 दिन में, हर 4 दिन में, हर हफ्ते में
आपके ही क्षेत्र में, आपके ही ओल्ड सिटी क्षेत्र में मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उस विषय में तो हमारे बताइए होम मिनिस्टर जी, आप बताइए कि क्या हो रहा है हमारे तेलंगाना में। लेकिन वो चीज़ में नहीं बताते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे तेलंगाना को एक ऐसा होम मिनिस्टर मिला है जो सिर्फ लबर स्टैम्प है, टोटली लबर स्टैम्प है। जैसे क्या कौन स्टैम्प बता रहे लबर स्टैम्प हमारे ये होम मिनिस्टर साहब, हमारे मोहम्मद अली साहब लबर स्टैम्प है, वो कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक समय पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे लबर स्टैम्प, वैसे ही हमारे भी होम मिनिस्टर साहब लबर स्टैम्प है। आपने कांग्रेस की बात की, इसलिए अजहरुद्दीन ने ये कहा कि बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं है, इसलिए वो प्रधानमंत्री का चेहरा लेके आते हैं। और प्रधानमंत्री का चेहरा तो 2024 के लिए है, 2023 में क्या है आपके पास? और इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई कांग्रेस वर्सेज बीआरएस की है। आप बीजेपी तो तीसरे नंबर की ये लड़ाई लड़े और डबल डिजिट में भी नहीं होने वाली। और हमारे अजहरुद्दीन साहब को ये कहना चाहूँगा, पहले आप जीत के उस पर आप विचार करो, कमेंट कम करो। ये क्रिकेट पिच नहीं है, ये चुनाव है। ये चुनाव की पिच है। और क्रिकेट पिच में, चुनाव की पिच में बहुत अंतर होता है। और यहाँ पर बातों से नहीं, यहाँ पर काम बताना पड़ता है जनता को, आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे, तभी आपको वोट मिलेंगे। ये नहीं आप टूटा हुआ बैट लेकर आप बाहर चले जाए तो आपको वोट मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ऐसे चेहरे हैं। अभी तो हम जस्ट प्रारंभ करें, अभी तो अंत बाकी है। हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा, योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़ा चेहरा, आसाम के मुख्यमंत्री सबसे बड़ा चेहरा, अमित शाह जी सबसे बड़ा ये लोग चेहरा। तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनेंगे 100% क्या? मुख्यमंत्री नहीं, हमारे पास बड़े चेहरे ये है। और इन्हीं बड़े चेहरों की वजह से तेलंगाना में भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे चेहरे। भाई हमारे किशन रेड्डी जी, तेलंगाना की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपसे हम बात कर रहे हैं, और तेलंगाना को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए तेलंगाना में चेहरा कौन होगा उसकी जद्दोजहद है, उसकी बात हो रही है। आपने जिन चेहरों का नाम बताया वो तो खुद ही सुघोषित है किसी न किसी पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, मुख्यमंत्री के पद पे, जिन जिन चेहरों का बात आपने किया है। तेलंगाना में क्या, तेलंगाना में टी राजा सिंह क्यों नहीं चेहरा हो सकते थे? देखिए आज तेलंगाना राज्य की आप बात करें तो हमारे पास हमारे बंडी संजय जी है, डॉक्टर लक्ष्मण जी है, किशन रेड्डी जी है, मुरलीधर राव जी है, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं। और कांग्रेस के पास एक ही चेहरा है, रेवंत रेड्डी, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। क्योंकि भारत में जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त हो चुकी है, तेलंगाना में भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। उनके पास एक चेहरा है, हमारे पास तो वो अनेकों कह रहे हैं कि चेहरे हैं। कर्नाटक जीत के हम आए इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। कांग्रेस ने कर्नाटक जीता है झूठ के आधार पर, झूठ की बुनियाद पर। 6 महीने में कांग्रेसों का चेहरा कर्नाटक में जनता देख चुकी है, अब तंग हो चुकी है। अगर आज चुनाव लगाओ, भारतीय जनता पार्टी भारी मेजोरिटी से कर्नाटक जीतेगी। तो ये वो लोग सिर्फ उदाहरण बताते कि हमने वहाँ जीता, हमने भी बहुत राज्य जीते हैं। अभी 2023 के चुनाव में आप मध्य प्रदेश का देख लेना रिजल्ट, जहाँ जहाँ बीजेपी लड़ रही है वहाँ का रिजल्ट देख लेना कि कैसा रहेगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है आप कितने आश्वस्त हैं तेलंगाना को लेकर, और आपकी पार्टी को? क्योंकि आप जिस तरह के कई नाम बता रहे हैं, आप खुद भी अपने नाम नहीं ले रहे हैं, वो अलग बात है, जबकि 2 बार के विधायक हैं आप, तीसरी बार भी आप लगातार हैं। और जिस तरीके से आपके आपके राजनीतिक कैरियर को हमने देखा है, कई बार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चाहा वो तमाम चीज़ें, वो खैर पुरानी चीज़ें, उस पर हम डिबेट नहीं करना चाहते ना, उस पर सवाल। लेकिन क्या आपका चेहरा क्यों नहीं हो सकता था? आपके चेहरे को भी तो आगे किया जा सकता था। देखिए अब आपका चेहरा भी तो पोस्टर में हो सकता है। इस विषय पे तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि मेरा चेहरा क्यों, क्योंकि मैं एक छोटा सा साधारण सा एक कार्यकर्ता समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और जन जन तक पहुँचाना, जन जन तक की आवाज़ को विधानसभा में पहुँचाना, यही मेरा लक्ष्य होता है। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं। अगर उनमें से मेरा कहीं छोटा चेहरा है तो ये जनता डिसाइड करेगी, केंद्र डिसाइड। अपने विधानसभा के अलावा और किस किस विधानसभा में आप रहेंगे? क्योंकि आप तो माना जाता है कि स्टार प्रचारक भी हैं। नहीं, ऑलरेडी 3 से 4 विधानसभाओं में मैं प्रचार करके आया हूँ। और मैंने हमारे अध्यक्ष जी को कहा है कि आधा दिन मेरी विधानसभा, पहले मेरा घर, उसके बाद में आधा दिन आप जिस विधानसभा में बोलेंगे वहाँ जाकर मैं प्रचार करूँगा। और बहुत अच्छे से प्रचार चल रहा है। मैं समझता हूँ इस बार 2023 के चुनाव में बहुत, यानी सरकार तो हम बनाएंगे, अगर भगवान ना चाहे अगर सरकार नहीं बनती है तो स्ट्रांगली ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। क्योंकि कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम, ये 3 लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलती है तो ये 3 लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। दिलचस्प बात है, वो लोग भी यही बात कहते हैं कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएम मिलके चुनाव लड़ रही है। बीआरएस कहता है कि बीजेपी, कांग्रेस, एआईएम मिलके लड़ रहा है। एआईएम कहता है कि बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस मिलके लड़ रहा है। ये क्या है? ये मतलब कौन मिलके लड़ रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है? 2023 यानी आपको ज़्यादा दिन वेट करना नहीं पड़ेगा। 3 दिसंबर के दिन रिजल्ट देख लेना। और 4 या 5 दिसंबर के दिन
आप देख लेना कि हमने जो बात कही है वो सत्य साबित होगी 200%। एक सवाल बड़ा है कि आप किस एजेंडे पर हैं, किस एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि माना यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे बात करती है। क्या एजेंडा होगा? क्योंकि अब बीआरएस ये कह रहा है कि हमने उनको उस एजेंडे पर आने ही नहीं दिया है। हम बीजेपी का जो एजेंडा होता है उस पे हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ा जा रहा हमारा भी एजेंडा ही है विकास। अगर मेरी गोशामिल विधानसभा के लिए अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, एक छोटी सी हमने एक बुक प्रिंट की है। ये हमारा 9 वर्षों का विकास है जो हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। 9 वर्षों में हमारी गोशामिल विधानसभा में 500 करोड़ रुपए का मैंने विकास किया है और ये आरटीआई से पूरी की पूरी रिपोर्ट निकालकर इस बुक को हमने प्रिंट की है। ये हमारा विकास है। धार्मिक के साथ साथ में, देश सेवा के साथ साथ में, समाज सेवा के साथ साथ में हमारी गोशामिल विधानसभा की जनता जो चाहती है विकास, वो हमने करके बताया है। साउथ का ये चुनाव जो है इकलौता ऐसा भोग राज्य है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर लगानी पड़ रही, जोर आजमाइश करनी पड़ रही है। मंदिरों का राज्य कहा जाता है ये। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से सरकार में नहीं है। क्या वजह मानते हैं आप और किस तरीके से आपको लगता है कि कितनी सारी चीजें हैं जिसको देखिए, जब से हमारे तेलंगाना राज्य में मुख्यमंत्री जी केसीआर जी बने हैं, हमारे तेलंगाना का पूरा वातावरण उन्होंने खराब करके रखा है। वो तो कह रहे हैं अच्छा करके रखा बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए वो बिल्कुल खराब करके रखा है उन्होंने। फर्स्ट तो युवा पीढ़ी को बहुत ही डैमेज करके रखा है। जहाँ देखो वहाँ पर वाइन्स, जहाँ देखो वहाँ पे बार, गली गली में, बस्ती बस्ती में एक छोटे छोटे उन्होंने बार खोल के रखे हैं। यानी आज की युवा पीढ़ी मुख्यमंत्री के कारण फिर भी 10 साल से वो सरकार में अलग राह में जा रही है। 10 साल में इनका राज रहने का कारण यह है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ती है ना, वो विकास के मुद्दे पे लड़ती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, वो लोग तो आरोप लगाते हैं कि विकास के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करते वो भी हैं? आप ये बात कह रहे हैं, ये तो उनके मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी का चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। एक वोट 5,000 में खरीदते हैं, एक वोट 10,000 में खरीदते इतने पैसे कहाँ से? हैं। जनता का पैसा ही। आज 5 लाख करोड़ कर्जा कैसा हुआ जो जनता को? राजा सिंह इतने दिन से चुप क्यों थे? राजा सिंह ने क्यों नहीं उसको आधार बनाया? पूरे तेलंगाना राजा सिंह क्यों नहीं गए और भारतीय जनता पार्टी ने राजा सिंह को क्यों न्यूट्रलाइज किया? क्यों नहीं राजा सिंह को, जिस तरह के फायर ब्रांड हमने शुरुआती किया कि फायर ब्रांड लीडर के तौर पे माने जाते हैं आप, तो आपको क्यों न्यूट्रलाइज किया बीजेपी ने? देखिए, हम कंटिन्यू जहाँ जहाँ पर ये बात बताना चाह रहे हम लोग बता रहे और जनता को निवेदन कर रहे। आज मैं गोशामिल की भी जनता को एक बात कह रहा हूँ कि ये लोग आपके घर आएंगे, 5-10 हज़ार रुपये देंगे, वोट बेचो, मतलब आप वोट बेचो, हम खरीदने के लिए आएंगे। लेकिन मेरी विधानसभा की जनता, 2018 की बात बताऊंगा, हर विधानसभा में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, करोड़ रुपए। लेकिन मेरी विधानसभा की जनता ने पैसे इनसे लिया, वोट मुझे डाला। लेकिन हर विधानसभा में आपको पता है कि इनका पैटर्न पास हुआ। राजा भाई, तेलंगाना विधानसभा के चुनाव में ये हॉट सीट है क्योंकि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बार बार इसीलिए तवज्जो दे रहा हूँ और इस बात को जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या लगता है कि आप लोगों की स्ट्रेटजी में कुछ कमी रही, आप लोगों की सोच में कुछ आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया? क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिवली आप इन जो बातों को आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है कि आप लोग इस तरीके से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अकेले आप ही सवाल कर रहे हैं, बाकी लोग तो देखिए, हर वो व्यक्ति, हर वो हमारा अधिकारी ये चीज़ को फोकस कर रहा है और ये चीज़ को बता रहा है कि ये लोग आज पैसा खर्च करेंगे, कल फिर आपसे ही पैसा वसूलेंगे। आज तेलंगाना के हर वो व्यक्ति के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा मुख्यमंत्री ने कर दिया। वो कैसे किया है? आपका पैसा आपको रिटर्न करके, कर्जा करके। इसलिए हम जनता को ये निवेदन कर रहे हैं कि आपको एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, एक अच्छे मुख्यमंत्री, एक अच्छी सरकार की आवश्यकता है जो आपका कर्जा कम करे और आपके तेलंगाना का विकास करे। तो इसलिए हम जनता को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 5,000 10,000 में आपका वोट ना बेचे। 5 साल आप नहीं खा सकोगे, 5 साल में आप 5,000 10,000 रुपये नहीं खा सकोगे। इसलिए मैं तेलंगाना की जनता से बार बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि पैसा बढ़ा नहीं है, हमारा तेलंगाना राज्य का विकास बढ़ा है। इस विषय पर हमारी तेलंगाना की जनता सोचना चाहिए, इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक बात बता दीजिए कि 10 साल वो लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने 10 सालों में जो काम किया है, हमने जो ग्रास रूट में काम किया। आप एज एक जनप्रतिनिधि हैं, आप ये बताइए कि आपके विधानसभा में क्या काम होने में या काम करने में या काम नहीं होने देने में भी कोई रोड़े आते थे, कोई परेशानियां होती थी, कोई दिक्कतें होती थी जो आप अपने अपने आम पब्लिक को, अपने जनता को, अपने जो वोटर हैं उनको समझा सके, बता सके? बिल्कुल, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। एक रोड का अगर सैंक्शन लेना है तो हमें 10 चक्कर इन ऑफिसरों के चक्कर काटना पड़ता है। ऊपर से हमारे ऊपर मिनिस्टर
एक लगा दिया गया इंचार्ज, वो मिनिस्टर हमारे डेवलपमेंट को बार बार रोकना, बार बार इश्यू करना कि इनको फंड नहीं देना, ऐसे ऑफिसर्स को बोलना। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति अच्छी है, जहाँ कहीं भी हमें दिक्कत होती है हम कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं। जब दूसरी विधानसभा में तुम फंड दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं देते हो? और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मेरी विधानसभा से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जाता है, तो हम वो बेस पर सरकार से लड़ते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लड़ते हैं, हम फंड लेकर आते हैं। इसलिए 500 करोड़ रुपए का हमने 9 साल में विकास किया है। और ये अब 2023 में भी जीत हमारी पक्की है, कोई हरा नहीं सकेगा हमें। और आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि इस प्रकार से हम प्रचार भी नहीं करेंगे, घर बैठे चुनाव जीतेंगे, घर बैठे चुनाव लड़ेंगे, उतना अच्छा हम विकास और भी करके बताएंगे। परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ा है आपको, बड़े सारे मामले हुए, बहुत सारी परेशानियां हुई। उन परेशानियों के बारे में जिक्र कैसे करेंगे और उन परेशानियों से लड़कर कैसे आप? देखिए, जगन मोहन रेड्डी जी जेल गए थे, आंध्रा के मुख्यमंत्री बन गए। अभी हमारे नायडू जी जेल गए, वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम भी जेल गए, तीसरी बार विधायक बनेंगे। तो सरकार जितना दबाएगी ना उतना उठेंगे हम लोग। लबर बॉल है, जितना मारोगे उतना ऊपर उठेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई टोक नहीं सकता। इस बार विजय पक्की। तो मतलब इसीलिए आप जेल गए कि आपने जो कंपेयर किया, इसका मतलब है कि आप भी अब उस तरीके से, अब फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके चेहरे को बीजेपी नहीं रखती, क्यों? देखिए, जेल का जो सफर है ये पहली बार नहीं, 2003 हो, 2004 हो, 2006 हो, यानी जेल आना जाना रहता है। और जेल तो मैं समझता मेरा फार्म हाउस है। और हाँ बिल्कुल मेरा फार्म हाउस है, क्योंकि मेरे जो कार्य जो होते हैं ना सरकार को पसंद नहीं आती, तो बार बार सरकार पकड़ना, मुझे अंदर डाल देना, और हम अंदर थोड़ा रेस्ट करते बाहर आते। फिर हमारा धार्मिक काम, गौ रक्षणा, लव जिहाद, कन्वर्शन को रोकना हमारा कर्तव्य है, और मरे दम तक हम वही काम। मैं थोड़ा आपके दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुरेदूंगा। लेकिन क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, सवाल पूछना मेरा फर्ज है। एक सवाल जरूर, आप बार बार ये कह रहे हैं, और जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया, फाइट किया लगातार, पार्टी क्यों नहीं साथ रही आपको, और पार्टी क्यों नहीं समझती थी? क्यों नहीं पार्टी? क्योंकि देखिए, आप कार्यकर्ता हैं, नो डाउट, हम ये भी नहीं चाहेंगे कोई डिफरेंसेस हो। लेकिन एक सवाल, क्योंकि हमसे भी जब हमने ये बताया कि हम टी राजा सिंह के पास जा रहे हैं, तो उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आखिर उनको पार्टी ने क्यों नहीं इस लायक समझा, क्यों नहीं इस कदर समझा कि चेहरे, जहां बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जहां वहां जो इकलौता ऐसा विधायक जो लगातार फाइट कर रहा है, लगातार कई तरह की मुश्किलें झेली हैं, उसको चेहरा क्यों नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, हमारे पास पर्टिकुलर चेहरा नहीं बनाया जाता, तेलंगाना की बात बता रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना में ये मुख्यमंत्री चेहरा रहेगा, वो मुख्यमंत्री चेहरा रहेगा, कभी पार्टिकुलर नहीं, कम से कम बड़े चेहरे के तौर पे तो देखिए, आज स्टार प्रचारक में मुझे डाला गया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यानी पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं। उन बड़े चेहरों में मेरा चेहरा लगा है। पार्टी से कभी गिला शिकवा मेरे से नहीं है। जब मैं अंदर गया था, मेरे साथ खड़े होने वाली पार्टी थी। 77 डेज हम हैं तुम्हारे साथ, पार्टी थी। एडवोकेट खड़े करने वाली पार्टी थी। फाइनेंशियली, फिजिकली कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना पार्टी ही थी। तो पार्टी का भरपूर आशीर्वाद है। हाँ, मेरी वजह से कभी कभी केंद्र को तकलीफ हो जाती है, तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे नड्डा जी से क्षमा चाहूँगा। मतलब आपने ये बात मान ली है कि आपकी वजह से कई बार केंद्र सरकार को मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, मैं क्या एक धार्मिक इंसान हूँ, और मैं पहले अगर सपोज मेरे सामने अगर 2 चेयर लगाई जाए कि आप पॉलिटिक्स चाहिए या धार्मिक चाहिए, अगर 2 चेयर लगाई जाए तो मैं पॉलिटिक्स चेयर को साइड में कर देता हूँ और मैं धार्मिक चेयर को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि हिंदू होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है मेरे हिंदुत्व की बात करना और हिंदुत्व के लिए लड़ना। और तेलंगाना जैसे राज्य में, हैदराबाद जैसे राज्य में, जहाँ पर खुलेआम आतंकवादी घूमते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि मिनी पाकिस्तान ये ओल्ड सिटी बन चुका है। तो इसलिए इनकी भाषा में मुझे जवाब देना पड़ता है और इनकी भाषा ही में ही मुझे लड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं मेरी ये धार्मिक चेयर नहीं छोड़ सकता हूँ, भले ही पॉलिटिक्स चेयर छोड़ सकता हूँ। लेकिन पार्टी को परेशानियां होती हैं, ये बात आप भी समझ रहे हैं। देखिए, इसलिए मैं बार बार हर से यही निवेदन करता था, मैं पहले भी, अगर मेरी वजह से मेरी पार्टी को अगर तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक साधारण सा कार्यकर्ता बन के पार्टी प्रचार करूंगा। ये मैंने तब भी कहा था और आज भी कहा। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कितने आश्वस्त हैं आप कि आपकी सरकार बनने जा रही है, या आप सरकार बनाने के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं? आपकी पार्टी लगातार लग रही है, कितने आश्वस्त? अगर हम 30 विधायक जीत जाते तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में अगर अगर पक्का, पॉलिटिक्स में अगर मगर नहीं होता राजा। 100%। आप राजा भाई, आप ये भी जानते हैं, क्योंकि आप तो 2 बार के विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं। ये सवाल मैं नए आदमी से पूछता तो बात भी, अगर मगर की कहाँ गुंजाइश? देखिए, पहले को और अब को बहुत अंतर है, और लगभग जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने किया है
वो हमारा सर्वे है 30 सीट पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लड़ा रहे तो हम 119 सीटें, लेकिन 30 सीटों पर ज़्यादा फोकस है और वहाँ की जनता भी चाहती है कि हम वोट बीजेपी को देंगे। तो 30 सीट हम पक्का जीत रहे हैं और 30 सीट अगर हम जीत लिए तो बहुत सारे ये बीआरएस के विधायक तुरंत पार्टी बदलेंगे, कनवा बदलेंगे और सरकार बीजेपी की बनेगी। तो आप तीसरों पर आप स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। जहाँ जहाँ पार्टी आज्ञा देगी वहाँ वहाँ जाकर ये राजा सिंह प्रचार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। और साफ तौर पे देखिए टी राजा सिंह ने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और कह रहे हैं कि मैं साफ तौर पे धर्म और राजनीति में धर्म को चुनना चाहता हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार चुनाव जो हो रहा है वो विकास के मुद्दे पे हो रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा न्यूज़ इंडिया से, और पहली बार कैमरे के सामने टी राजा सिंह ने कहा कि अगर मेरी किसी भी बात से मेरी पार्टी के भावनाओं को ठेस पहुंची है, खास तौर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। अब देखना दिलचस्प है कि आखिर जनता जनार्दन क्या फैसला लेती है तेलंगाना की।